लगता है सुनील जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, सुनील शुक्ला जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रयागराज में ही रहते हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरी की पूरी प्रक्रिया गलत थी और जानबूझकर एक संदेश देने के लिए इस मकान को तोड़ा गया। सुनील जी से दोबारा संपर्क। सुनील जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं, माफ करेगा अश्विनी जी, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि 5 तारीख को नोटिस नहीं दी गई उनको, या ये नोटिस जिस मकान के मालिकी ने उनको नहीं मिला, ये सब कुछ एक बाद में एक क्रिएट किया गया। क्या आपके कहने का मतलब सब फर्जीवाड़ा किया गया? माफ करिएगा, लगता सुनील जी से फिर हमारा संपर्क टूट गया, उनकी फ्रीज हो रही। अश्विनी जी, आप जवाब देंगे जो मैंने सवाल उठाया है? एकदम न्याय संगत काम किया गया आशुतोष जी, कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और रही बात किसी के भी, अगर कोई गुनाहगार है तो हम और आप यहाँ बैठकर एक मीडिया ट्रायल में हम उसको न तो गुनाहगार साबित कर सकते हैं, न बेगुनाह साबित कर सकते हैं। ये काम प्रशासन का है और न्यायालय का है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो उसका गुनाहगार था, उसका घर जब तोड़ा जा रहा था तो उसके घर से विवादित पोस्टर मिले और अन्य तरह की सामग्रियां भी वहां भी बरामद हुई, जबकि उनसे कहा गया था घर खाली करिए, लेकिन वो लेकर नहीं गए। समाज में जो काम हुआ है, अभी सुनील जी ने कहा, 2-3 बातें इन्होंने कहा, उसमें कहा कि ये सभ्य समाज में, ये सभ्य समाज नहीं है। सुनील जी, आपने किस सभ्य समाज की परिकल्पना की है? वो सभ्य समाज जो नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद आकर पुलिस वालों पर, आगे कोई नहीं रहता है, जो उनकी रक्षा के लिए लगाए गए हैं उन पुलिस वालों पर पत्थर मारता है। और आज यहां पर बैठकर हम और आप दलील दे रहे हैं कि वो सभ्य समाज के लोग हैं, उनका मकान नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी अपराधी होता है, जब भागता है उसके ऊपर आरोप रहता है। अगर किसी ने कोई कांड किया और भागा, अपने घर से पकड़ में नहीं आया, तो उसके परिवार को, अभी राय साहब पुलिस में रहे हैं, बताएंगे कि उसके परिवार के, उसके माँ को, बाप को, भाई को, बहन को उठाया जाता है कि उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े और वो आकर यहाँ पर आत्मसमर्पण करे। क्या गुनाह होता है उसके माँ बाप का, उसके भाई बहन का? कभी गुनाह नहीं होता है। लेकिन एक ये मानसिक दबाव बनाया जाता है। वो अपराधी कृत्य करता हुआ वहां पर जो है उसको देखा गया है। पहले सर्विलांस में कैमरे नहीं होते थे, कुछ होता नहीं था, लोग जो कह देते थे मान लिया जाता था। 1000 आरोपी बनाए गए, 2 लोगों को सजा होती थी, बाकी 998 छूट जाते थे, नहीं पकड़े जाते थे। लेकिन अब इतना आगे बढ़ चुका है साइंस और टेक्नोलॉजी कि सब लोग चिन्हित हो जा रहे हैं, किसने पत्थर चलाया, कौन खड़ा था, कौन क्या कर रहा था। लेकिन उनको हम मानवाधिकार, सभ्य समाज के नाम पर ये क्रंदन करके हम बचाने की कोशिश न करें। सभ्य समाज में हम लोग भी रहते हैं। क्या मैसेज देंगे सुनील जी? अगर इस बात को कोई सुनेगा, आपकी बात को, क्या मैसेज जाएगा? उसका मन बढ़ेगा जो अपराधी है और जो हमारे पुलिस वालों को मार रहा है। आपने उस पुलिस वाले की बात नहीं देखी जो आरएएफ का जवान वहां पर गिरा हुआ था, जिसके नाक पर पत्थर लगा हुआ था? उसके बारे में आपने कभी चर्चा की? मैं 8 डिबेट में बैठ चुका हूं आपके साथ इसी मुद्दे पर, किसी ने नहीं किया कहीं चर्चा। मैं अन्य हर टेलीविजन पर रोज 4-5 जगह बैठ रहा हूं मैं, लेकिन कहीं उन सिपाहियों के नाम पर किसी ने नहीं कुछ किया। कल एक चैनल पर बैठा था, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने दिखाया उस क्लिप को, लेकिन अगर मैंने जब बोलना शुरू किया तो उस मोहतरमा ने हमारी आवाज को ओवरलैप करके दूसरे से सवाल शुरू कर दिया। ये उचित नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये जो भी होगा, उनके नोटिस चस्पा करने का भी तरीका आज से नहीं है, पुराना है। लोग नहीं लेते हैं नोटिस, रिसीव नहीं करते हैं, उनके दरवाजों पर नोटिस चस्पा की जाती है और ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं। जी अश्विनी जी, आज पुलिस ने धक्का दिया, पी चिदम्बरम की रीढ़ की वो हड्डी टूट गई है, उनके रिब की हड्डी टूट गई। इसका जिक्र भी आप लोग शायद नहीं करते। खैर, उसमें मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल है कि आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 मई को उनके परिवार को नोटिस दिया गया था? दूसरा, क्या आप इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि चूंकि जावेद मोहम्मद की तलाश थी या जावेद मोहम्मद ने कृत्य किया था, इसलिए उनकी पत्नी के नाम बने हुए मकान को ढहा देना कानूनन सही है? क्या जावेद मोहम्मद वहां नहीं रहता था? क्या वो उसका घर नहीं था? उसके अपने बीबी के घर के नाम के आड़ में बचना ही नहीं। जैसे जो मैं जवाब दे रहा हूं उसको सुनिए। अश्विनी जी, मैं नहीं, आप जानते मैं टोकता नहीं हूं, आप जानते टोकता नहीं। मेरा सवाल यह है कि जिस आदमी का घर उनकी पत्नी के नाम है,
अगर कोई काम जावेद ने किया है तो पत्नी को सजा क्यों मिलनी चाहिए? क्यों पत्नी के नाम जो घर उसको गिराया जाना चाहिए? क्या ये कानून सम्मत है? मैं इसी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और मैं ये सवाल तब तक पूछता रहूंगा जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं एकदम जवाब दूंगा। क्या जावेद की पत्नी का जावेद से तलाक हो गया था? नहीं हुआ था। तो अगर तलाक नहीं हुआ है और दोनों सर्वसम्मति से एक साथ रह रहे हैं, यानी कि एक अपराधी को, एक उग्रवादी को वो अपने घर में छुपा कर रखी थी, तो कानून सम्मत ये होता है। यहाँ पर आईपीएस अधिकारी भी बैठे हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, वो बताएंगे कि अपराधी को छुपाकर और प्रश्रय देना उससे बड़ा अपराध होता है। तो कोई गुनाह नहीं है, वहां का न्याय सम्मत काम किया गया है। और दूसरा सवाल का जवाब भी आप ले लीजिए जो आपने पूछा था। आपने कहा है कि क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि नोटिस उनको दिया गया था? मैं दावा नहीं करता हूं, ये तो अभिलेख बताएंगे कब उनको दिया गया कब नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे कहने से और आपके कहने से न कोई दावा सत्य होता है। वो अगर न्यायालय में जाएगा तो जो अभिलेखों में रहेगा वही माना जाएगा। न्यायालय सबूत पर चलता है, कानून की आंखों पर पट्टी हमेशा बंधी रहती है। इसका मतलब अश्विनी जी, आपने दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने ये स्वीकार कर लिया कि जो मकान गिराया गया वो उनकी पत्नी के नाम था, उनके नाम नहीं था, ये आपने स्वीकार कर लिया। चलिए, अच्छी ये बात है। आपके कहने के बाद मैंने जवाब दिया, स्वीकारना। अब वो तो कागज और अभिलेख बताएगा किसके नाम से था, किसने उनको दान किया या जावेद अहमद ने बनवाया, क्या किया, ये तो वो बताएगा। दूसरी बात, आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि दरअसल ये मकान जो गिराया गया है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं गिराया गया है, दरअसल इसलिए गिराया गया क्योंकि उन्होंने वायलेंस में हिस्सा लिया था या उन्होंने वायलेंस को इंस्टिगेट किया। आपने दोनों बातें वो कही हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार नहीं मानती है। एक बार और मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं। अपने शब्द आप आशुतोष जी आज पहली बार मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैं कि आपने मान लिया। मैंने माना नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने कहा कि ये है, वो उग्रवादी है। दूसरा, पुलिस एक कार्रवाई और करती है जिसको 81 और 82 की कार्रवाई कहते हैं। कुर्क करना, जिसमें चौखट और खिड़की उखाड़ने को 81-82 की कार्रवाई कहते हैं। डुग्गी बजाई जाती है, मोहल्ले में डुग्गी बजाकर उसकी बेइज्जती की जाती है, उसके बाद प्रशासन जो है सारा सामान घर का ले जाता है, वो भी एक कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई को उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन अगर प्रशासन ये कह रहा है कि वो अनऑथराइज था, हमने नोटिस दिया है, तो प्रथम दृष्टया इसको अनऑथराइज ही माना जाए। ठीक, एक मिनट, लेकिन अनऑथराइज्ड मान लिया, चलिए डुग्गी, ये एक प्रक्रिया होगी ना, उस प्रक्रिया का पालन होगा या नहीं पालन होगा? जिसका मकान होगा, जिसके नाम मकान होगा, उसका मकान गिराया जाएगा, या किसी और के नाम मकान होगा उसको गिराया दिया जाएगा? मतलब गलती कोई करे, सजा किसी और को मिले, इसका मतलब क्या है? विकास दुबे की हत्या हुई थी। जी अश्विनी जी, एक मिनट। कल मान लीजिए मेरा भाई कोई गलत काम करता है, तो आप मेरा घर आके गिरा देंगे? मैं वही बताने जा रहा था। कानपुर में एक विकास दुबे, एक अपराधी मारा गया था, विकास दुबे, कानपुर में। उस समय मीडिया में नहीं, मैं उसको एक उदाहरण के साथ मैं कहूंगा, और उदाहरण देना चाहिए। कानपुर में जब वो मारा गया तो मीडिया से लेके सब लोगों ने बड़ा ही एक प्रोपगंडा चलाया कि ब्राह्मण मारा गया, ये है वो है, जो भी, वो तो अलग चीज थी। लेकिन उसके वो मकान बाद में पता चला कि उसके पिताजी ने बनवाया था, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन उसने भी कराया था। मकान गिरा या नहीं गिरा, तो दो चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए कि एक तो ये तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए कि वो मुस्लिम था मकान गिरा दिया गया, उसकी बीबी का मकान था गिरा दिया गया, उसके परिवार का मकान गिरा दिया गया। वो विकास दुबे अपराधी था, उसने नरसंहार किया था पुलिस वालों का, उसका मकान गिराया जाना लाजमी था और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गिराया। ये अनऑथराइज मकान। अब दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। एक हीरोइन मुंबई में थी, उन्होंने कुछ बोला, महाराष्ट्र की सरकार का बुलडोजर उनके घर की तरफ पहुंच गया। क्यों? बीएमसी का नोटिस कहां से आ गया? अभी तक वो अनऑथराइज नहीं था, उस पर भी चर्चा होती। ये तो चीजें, प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। इसमें हम लोग जितना अंदर घुसेंगे हम लोग आगे सुन नहीं पाएंगे। फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मकान जुम्मन का है तो छम्मन का मकान कैसे गिरा दिया जाएगा? छम्मन ने अगर वो किया है, अनऑथराइज बनाया है, तो छम्मन का मकान गिराया जाएगा। जुम्मन अगर उसमें रहता है, जुम्मन अगर आतंकवादी है, जुम्मन आतंकवादी है, तब तो दो अपराध बनता है, उसका गिरा दिया गया।
कौन ये तय करेगा कि कौन अपराधी है? क्या ये पुलिस तय कर लेगी कि ये अपराधी है, या कानून या अदालतें बंद कर दी जाए? इस देश में लोअर कोर्ट बंद कर दिया जाए, हाई कोर्ट बंद कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठकर उनका प्रशासन ये तय कर रहा है कि जिसको वो कह दे वो अपराधी है। ये कौन तय करेगा कि छम्मन अपराधी है, जुम्मन अपराधी है? ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा न्यायालय। लेकिन अगर नहीं, पूरा सुन लीजिए। आपने सवाल लंबा किया, उसका जवाब भी सुन लीजिए। एक शब्द मेरा नहीं होता है। तय करेगा न्यायालय, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन उसको आरोपी मानता है, अगर उसने गलत काम किया है, अगर उसने पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया है, तो उत्तर प्रदेश में यह बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए कोई भी बाधा आएगी, कोई भी जुम्मन आएंगे, कोई भी छम्मन आएंगे, कोई भी जावेद आएंगे, कोई भी तुफैल आएंगे, कोई भी मोहन आएंगे, कोई भी ऋषि आएंगे, नहीं बख्शा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में आतंक फैलने नहीं दिया जाएगा, और इसका दमन करना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मानवाधिकार के नाम पर रोना होता है, लेकिन मानवाधिकार कभी ये नहीं पूछता कोई कि पुलिस वाला मरा है, उसका भी परिवार है, उसका भी मानवाधिकार होना चाहिए। जी अश्विनी जी, नुपुर शर्मा का मकान गिराया क्या? गिर सकता है, उनका भी मकान गिर सकता है। ना, उन्होंने आपके दोनों को आप एक साथ क्लब कर सकते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि इस जावेद के कृति को और नुपुर शर्मा के कृति को आप एक साथ क्लब कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग चीज है? इसलिए क्लब कर सकता हूं नुपुर शर्मा को, क्योंकि नुपुर शर्मा की वजह से भारत का सम्मान, एक भारतीय होने के नाते आपको भी तकलीफ होनी चाहिए और मुझे भी तकलीफ होनी चाहिए। छोटे छोटे मुल्कों ने कहा कि भारत माफी मांगे, ये नुपुर शर्मा का अपराध है, और आपकी पार्टी ने माना है नुपुर शर्मा ने अपराध किया है। उसकी वजह से कानपुर के अंदर दंगा हुआ है, उसकी वजह से देश के इलाकों में दंगा हुआ है। वो ज्यादा बड़ी अपराधी है, आरोपी है, मैं अपराधी नहीं को माफ करेगा, मैंने गलत शब्द कहा, ज्यादा बड़ी आरोपी है। उसका मकान क्यों नहीं गिराती भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारत का अपमान, आप बार बार, एक दिन और मैं बैठा था, मैंने जवाब दिया आपको, आपने कहा भारत का अपमान हुआ है। उन देशों के अंदर यह हैसियत नहीं है कि भारत का अपमान कर सकें। देखिए, मैं नहीं, आप बोलने दीजिए, मैं कह तो रहा हूं, फिर मैं आप बोलूंगा, बीच में बोलेंगे। उन लोगों की अगर चीजें होती, देखिए आज उनका जमीर जागा है। उस दिन में मैंने कहा, जब चाइना ने उनके मस्जिदों को गिराकर शौचालय बनवाया, कुरान जलाया, उस दिन चाइना की उनकी हैसियत थी चाइना से माफी मंगवाने की। फ्रांस ने जो उनके साथ किया, उन लोगों ने मंगवाया, कहा। और आज अभी जो है कतर, देखिए नहीं, देखिए हम अगर उनकी, आप विषयांतर हो रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी, विषयांतर नहीं हो रहा हूं ना भाई साहब, विषयांतर एकदम नहीं हो रहा हूं। और मैं कभी भी कहता हूं कि वो खाड़ी देश जितनी हम हमारे लिए पूरक है, उतने हम। और दो चीजें और बता के खत्म करना चाहता हूं। खाड़ी देशों की बात आई है, हिंदुस्तान जो आत्मनिर्भर हो रहा है, 20% एथेनॉल अब पेट्रोल में मिलाने जा रहे हैं हम लोग। 10% अभी तक था, 20% उनका तेल हम कम करेंगे। 60% की बात हो रही थी आप ही के चैनल पर, 60 की बात हो रही थी, 20% आएगा। और 4 साल के बाद हम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति? आज भारत का चावल अगर खाड़ी देशों में नहीं जाएगा तो आप बताइए क्या स्थिति होगी? स्थितियां बड़ी खराब हैं। हम भी उनकी आवश्यकता उतने हैं जितनी वो हमारे हैं, बस इतना कहना पड़ेगा। आप ऐसे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं जिसकी कोई पैरवी संभव नहीं है। कतर जैसे देश ने कहा भारत माफी मांगे, ये मांग लिया भारत ने माफी, भारत ने माफी मांगा। अश्विनी जी प्लीज, ये हैसियत उनकी हो गई कि वो आपसे कहे आप माफी मांगे, और आपको अपने प्रवक्ता को सस्पेंड करना पड़ा, पार्टी से निकालना पड़ा। ये संगठन का मामला है, संगठन ने निकाला उसको। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा ओआईसी अपने सांप्रदायिक एजेंडे से दूर हटे, सबका साथ और सबके विकास की बात करे। ये ओआईसी को भारत ने कहा। ये अपना देश इतना मजबूत हो चुका है। हमारे 2 मेहमान है, माफ करिएगा, मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया अश्विनी जी।